अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और इस दिन का भी एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। बिल्कुल, आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी शो का आगाज़ करते हैं। आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को हम बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है सुबह सिंध में पानी की किल्लत और तकसीम का मामला। सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में पानी की किल्लत का जो मामला है वो वाकई अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में पीपल्स पार्टी की सरबराही में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और काश्तकार परेशान है, लोग परेशान हैं। सिंध हुकूमत का कहना है कि गुड्डू के मकाम पर पानी की 65% कमी है, जबकि सक्कर बैराज पर 35.5% और कोटड़ी के मकाम पर 7.2%। आप पानी की तकसीम के मामले के अगर बात की जाए तो सिंध और पंजाब के दरमियान हमेशा से तलखियाँ रही हैं, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो एक संगीन नोयत की हो गई है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब सिंध में पानी की कमी चोरी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का कहना है कि पानी की चोरी सिंध के अंदर ही हो रही है और सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस चोरी को रोका जाए। अब ये चोर कौन है और इनको कौन पकड़ेगा, इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। जी हाँ, इसी हवाले से हमारे साथ आज एक सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में मौजूद हैं, जनाब इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ भाई, कैसी तबीयत? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। इम्तियाज़ भाई देखें, ये जो पानी का मसला है, ये अगर कहा जाए कि सिर्फ सिंध का या सिर्फ कराची का मसला है तो इंतहाई गलत बात है। ये एक आलमी मसला है। हाँ, मगर पाकिस्तान, भारत या एशिया और अफ्रीका के ममालिक में जहाँ पे आबादी बड़ी तेज़ी से फैल रही शहरों में, वहाँ ये मसला जो है गंभीर होता जा रहा है। हर इस तरह के मुल्क में जहाँ पे ये मसला शिद्दत पकड़ रहा है, वहाँ हुकूमतें कोशिश कर रही हैं। हमारे यहाँ हुकूमतें क्या कोशिश कर रही हैं, ज़रा इस बारे में रोशनी डालिएगा। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त जो यानी कि एक्सरसाइज की जा रही है वो 1990 की जो टेरिटरी है, जो तमाम सूबों ख़ासतौर पर पंजाब और सिंध के दरमियान हुई, जिसमें बलूचिस्तान भी एक हिस्सा है, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। अच्छा, उसकी एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि उस माहदे की भी पीपल्स पार्टी ने यानी बहुत ही मुखालफत की थी। अच्छा। और वो हुआ था जाम सादी के दौर में, और जब वो सिग्नेचर्स हो रहे थे या एक तकरीब थी, उसमें मेरे इब्तदाई दिन थे जर्नलिज्म में, मैंने यानी कि आगाज़ किया था उस वक्त, और मैं कॉलेज में भी पढ़ता था, तो जहाँ पर ये साइन हो रहे थे उस तकरीब में भी मैं शिरकत था। मैं इबरत अखबार में होता था, सिंधी अखबार में। अच्छा। सही। तो मैं वहाँ पर उसमें भी हिस्सा ली उस वक्त, लेकिन आज तक पीपल्स पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। वो कहते हैं कि और यानी कि ओपनली ना कहें, लेकिन ड्राइंग रूम में ये होता है कि बेहतरीन माहिदा है पानी की तकसीम का जो जाम सादिक ने किया था। अब उसमें बलूचिस्तान भी एक हिस्सा है कि सिंध में एक पानी आता है, उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा भी होता है, और वो वहाँ से टर्न कर जाता है बलूचिस्तान की जानिब। ठीक है। अब ये जो ताज़ा मसला आया, उसमें इरसा ने भी ये कहा और पंजाब की जानिब से भी कहा गया कि सिंध जो है बल्कि बलूचिस्तान के पानी में कटौती कर रहा है या चोरी कर रहा है या जो भी कर रहा है। तो उसमें एक वजाहत आई सिंध गवर्नमेंट की कि भाई हम ऐसा नहीं, उधर पूरा पानी मिल रहा है। जाम कमाल की खामोशी जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला है, तो इसका मतलब बलूचिस्तान को पानी सही मिल रहा है, उन्हें कोई शिकायत नहीं। अब आती है ये सिंध के अंदर। देखिए, इरसा ये कहती है कि ये सिंध के अंदर चोरी हो रही है। बात आती है ये जो गुड्डू बैराज है, वहीं से सारी चीज़ें आप एक मेजरमेंट कर सकते हैं, कितना क्यूसिक पानी मिलना चाहिए था, सिंध को मिला या नहीं मिला। ठीक है। और पूरी जो लॉ के मुताबिक हर एक नुमाइंदे मौजूद होते हैं। जैसे जहाँ पे पानी चलता है, जहाँ से पंजाब से, तो वहाँ पर सिंध का नुमाइंदा मौजूद होता है। अगर वो इरसा चाहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको गुड्डू के अंदर इसको चेक करने के लिए। ठीक है। मसला ये है कि अब ये फिर एक मरतबा फिर पॉलिटिकल हो गया, और जैसे आप कह रहे थे कि जी एक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, अब इख्तलाफ हो गए, इससे कहीं ज़्यादा हुआ। हमने खुद धरना दिया था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, हमने धरने से मुराद ये कवर किया था पूरा का पूरा, और वो तिरमू आई थिंक तिरमू हेड वर्क्स के ऊपर था, पंजाब और सिंध के बॉर्डर के ऊपर। खुद बेनज़ीर साहबा ने उसकी क़यादत की थी, और एहतजाज ऐसे समय बहुत सारे जो पंजाब के लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी सारे मौजूद थे। बात यह है कि
अब डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको, जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि मैनेज किया जाता है, हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट है हर जगह। कराची में भी है, मिसाल के तौर पे सानवी एक ज़िमनी बात के तौर पे एक आ जाए कि कराची में K4 मंसूबे की बात की जाती है। मैं आपके प्रोग्राम से अगेन एक चैलेंज वाली बात तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं सबको दावत देता हूँ कि वो इस पे आर्गूमेंट कर लें कि अगर K4 ना भी हो तब भी कराची को पानी की कोई किल्लत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास देखिए गुर्बत के मसाइल हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के वो भी मसाइल हैं, मगर उसके साथ साथ सियासी मसाइल की वजह से भी चीजें जो है ना डिले होती जा रही हैं और आवाम तक तकलीफ जो है ना बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस हवाले से मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ खान फ़रहान साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं और साबिक़ सदर भी हैं कराची प्रेस क्लब के। सर, पानी की किल्लत के हवाले से हम बात कर रहे थे, आपने ब्रेक पे जाने से पहले उस मुआहदे की बात की थी जो कि 1991 में हुआ था पानी की तकसीम के हवाले से, सूबों में पानी की तकसीम के हवाले से। अब सिंध हुकूमत चाहती है कि उस पर 100% अमल दरामद हो, जो कि नहीं हो रहा, और उनका एक मुतालबा ये भी है कि अगर पानी की जो तकसीम है वो बराबर नहीं है तो पानी की किल्लत को भी बराबरी की बेसिस पर जो है वो तकसीम किया जाए, क्योंकि इस वक्त सिंध में जो पानी की कमी है वो 49% है और पंजाब में पानी की कमी जो है वो 32% है। तो सर, ये उनका मुतालबा आप क्या समझते हैं, जायज़ है? देखिए, सब ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसकी सारी डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर ये सारी बात कर रहे हैं। हाँ। और इस पे जो मेरा ज़ाती सहाफ़ती तजर्बा रहा है कि जब आप कराची के हवाले से मिसाल के तौर पर सुनेंगे कि जब सफाई की मुहिम चल रही होगी तो कोई एक ऑफिसर सामने आएगा या मिनिस्टर सामने आएगा, वो कहेगा कि डेली बुनियाद पर हम 20,000 टन कचरा उठा रहे हैं। 20,000 टन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? उसने कह दिया, अब आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। आप वो कहेंगे जनाब ये डंपर में जाता है, वो ऐसे होता है। ये सिर्फ ये होता है कि इसके जो इसकी मैनेजमेंट के जो पैसे हैं उसके अंदर हिसाब किताब कैसे किया जाए, कैसे क्या किया जाए। अब आपको कराची में कहा जाएगा मिसाल के तौर पर कि जी कराची को डेली 20 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन हमें मिल रहा है 10 करोड़ की शॉर्टेज है। 10 करोड़ हम कैसे पूरा करें? इस पे गुफ्तगू नहीं करेंगे कि कराची का सीना कम से कम 60 से 70 लाख जगह से ड्रिल किया गया है। यानी जो बोरिंग का पानी, आप हर गली में जाएंगे आपको 8-10 बोरिंग आपको मिलेंगे, उसकी गुफ्तगू नहीं होगी। आप जाएं कि आप जो ज़्यादातर वॉश, जितने बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स हैं कि वहाँ पे वॉशरूम में यानी अदर देन जो है वो आपको बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हुए आपको तकरीबन 60% कराची के अवाम मिलेंगे। उसको कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि वो पानी आपने सेल करना, और ये यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। देखिए, एक बड़े बहुत अरसे तक रहे जमात अली शाह साहब, और वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो पानी की तकसीम का मायदा है उसको लुकआउट, आजकल गायब है, उनकी बात ही नहीं करता कोई। जिनके बारे में आया कि जनाब उनकी इंक्वायरी हुई, मुल्क की टॉप की एजेंसीज ने उनके लिए इंक्वायरी की कि जनाब उन्होंने कितने सारे पानी के हवाले से राज जो है हवाले किए हैं इधर उधर, और उसके बाद वो गायब है, उनके ऊपर कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। अब वो सारी चीज़ें मौजूद हों, और देखिए जो इंटरनेशनल लॉ है, इस जो मायदा है उसके तो जो टेल का इलाका होगा उसकी दुनिया भर में उसको तस्लीम किया जाता है, उसका हक। इस हिसाब से सिंध का हक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आके समंदर में दरिया गिरता है और ये दरियाए सिंध जो आगे पता नहीं कहाँ से होता हुआ आ रहा है उससे करके, तो ये सिंध का सबसे ज्यादा हक है आलमी सतह पर। अगर आप देखें अच्छा, देखिए पानी की किल्लत का एक मसला, वो आलमी मसला तो है ही, ठीक है, वो पाकिस्तान में आबादी भी जिस तनासुब से बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ, और पानी के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ वो जो हमारे अपने तख्लीक किए हुए मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं? जिस तरह उनमें से एक तो है कि पानी की तकसीम करते वक्त जो है वो हम अच्छा खासा पानी जो है उसमें से भी ज़ाया कर देते हैं। फिर एक वो जो पानी जो पानी मौजूद है उसी में से अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पानी वो ख़रीद लें।
ठीक है, वरना आपके पास और पानी की जितना किल्लत पानी है। चाहिए आपको मिल जाएगा। हाँ, वरना पानी की खरीदना, किल्लत है। वरना तो इस तरह के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? देखिए, इस तरह के मसाले ऐसे हल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बात थी, जब अब यहाँ पे पानी का अब ये 1-1.5 साल पहले, तो ये आए दिन आता है। कराची में जब आया था तो उस वक्त 100 मोटो चल रहा था साकिब निसार साहब का, और उसमें फिर ये पानी का मामला भी आया, इंक्रोचमेंट का मामला भी आया। तो उस वक्त भी रिक्वेस्ट थी और अभी भी हमारी रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर टाइम दे दें, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का। और ये देख कोर्ट ऑफ, यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अब जो चूंकि उन्होंने एक 100 मोटो का एक मामला किया, उसके बाद वाटर टैंकर सर्विस पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, मुकम्मल पाबंदी लगा दें। अब कोई दुनिया का शहर नहीं मिलेगा जहाँ पे वाटर टैंकर सर्विस है जिस तरह से कराची में। सर वाटर टैंकर तो इतनी बड़ी वो एक माफिया है। इन लोगों की माफिया है कि इन लोगों को तो वो साबिक सदर के घर के बाहर वो खड़े होते थे लंबी कतार में, उनको नहीं हटा सकते थे। कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त आप समझे, मैंने 2-3 मरतबा पैकेज करवाया है गुज़िश्ता साल में, और मैंने खुद किए। कराची में 8 से 8.5 अरब रुपए माहाना, 7 से 8.5 अरब रुपए माहाना का पानी फरोख्त होता है सर। तो यही आरओ की सूरत में, आधा लीटर बोतल की सूरत में, 1 लीटर बोतल की सूरत में, 20 लीटर के कैन की सूरत में, और टैंकर की सूरत में 8 साढ़े 8। अब बताएं ये कौन माफिया छोड़ेगी सर, पैसा? इसका मतलब ये है कि सिंध, ओके, जिसमें वर्दी से लेके वेस्ट कोट और कोट और शेरवानी सब शामिल है। और जो इलाके के भाई लोग होते हैं ना, जो गुटखा खा रहा है इधर से उधर से, जी फला वार ग्रुप का फला, वो सब शामिल है। क्योंकि उन सिस्टम है, मैनेजमेंट है कि जनाब यहाँ पे ऐसे करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे 2 नंबर का कौन सा बंदा बैठा है, गुटखा ग्रुप कौन सा है, वो फला ग्रुप कौन सा, वो सारे ये काम करते हैं। अब ये कौन छोड़ेगा? यानी तो इसका मतलब ये है कि पानी इतना है तभी ये सारे जो माफियाज हैं इतने करोड़ों रुपए की बेसिस पे ये फरोख्त कर रहे हैं। तो ये जो सिंध हुकूमत का दावा है कि पानी की किल्लत है, ये तो एक तरह गलत साबित होता है, क्योंकि इन माफियाज के पास पानी कहाँ से आ रहा है। और सिंध हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि इन माफियाज को रोकें, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, इनको सरपरस्ती हासिल है इनकी। वो माफियाज सिंध हुकूमत समेत फेडरल हुकूमत को रोक सकती है। अच्छा, इतने पावरफुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने और हमने प्रोग्राम किए ना यहीं पर आकर के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बारिश हो गई और हब डैम फुल हो गया, और 2.5 साल और 3 साल के लिए कराची में पानी की किल्लत खत्म हो गई। तो हम हब डैम के ऊपर कभी बात करते हैं कि हब डैम का पानी जाग आ रहा है? उससे 3-4 किलोमीटर के फासले पे बल्दिया है, 5 किलोमीटर के फासले पर औरंगी टाउन है, इधर नाथ कराची है, न्यू नाजमाबाद है। ये सारे इलाके जो अराउंड में मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर में उसके अराउंड, वहाँ पर 20-20 दिन में पानी आता है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का, और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ आज इम्तियाज़ खान फारान साहब मौजूद हैं। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिक सदर हैं प्रेस क्लब के, और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो वहाँ से भी आपका एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं पानी की किल्लत के हवाले से, ख़ास तौर पर सूबे सिंध में पानी की किल्लत और तकसीम के मामले के पे बात हो रही है। इम्तियाज़ साहब, आपने वक्फे से पहले कहा कि ये जो माफिया है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको ना तो सूबाई जो सिंध हुकूमत है ना तो इसे ये आसानी से डील कर सकती है और ना ही वफाकी हुकूमत। तो अगर ये वाकई इतना मजबूत माफिया है तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं है, इसको इनको ख़त्म करने का कोई रास्ता ही नहीं है। अवाम की मुश्किल जो है वो बढ़ती ही जाएगी और ये माफिया मजबूत से मजबूत होता जाएगा। देखिए, दुनिया में जब जब माफिया मजबूत होता है तो उसके अंदर क्लेश करने के बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ये माफिया आपस में क्लेश करके ही होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल में इसने बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, 10-12-11 साल में। उससे पहले इतना स्ट्रॉन्ग फिर भी नहीं था कि इलाके में थे। अब ये मैनेजमेंट करते हैं सारी, पानी के ऊपर प्रोग्राम मुझसे आपसे करवाते हैं, झूठी झूठी खबरें अफसरान के ज़रिए आती हैं कि जनाब पाइपलाइन ब्लास्ट कर गई और आइंदा 2 दिन तक पानी की किल्लत का इम्कान है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो टैंकर आप मिसाल के तौर पे 1000 का ख़रीदते थे,
अब ऑटोमेटिक 1500 का खरीदने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। ये सही उसकी है, सही मैनेजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, जिसका मैं और आप पार्ट हम समझते हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ खबर चला रहे हैं, हम वाटर बोर्ड के या जो भी सिस्टम है उसके खिलाफ, जबकि वो उसकी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं कि जनाब अब ये आपने इस तरह, और इस तरह की मैनेजमेंट बहुत सारी जगहों पर है कि इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इस तरह की खबरें लाई जाती हैं और कैलकुलेशन एकदम खुद ही दे देंगे। अब आप किसी भी कराची के या आप सिंध के किसी भी डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हो उसके अंदर, जो ऑफिसर हो, वो आपको कोई दावा करे जनाब ये, आप उसे कहें इसका सोर्स बता दें आप, वो आए बाएं शाएं करेगा, नहीं जी वो ऐसे था, वहाँ पे इतनी रीडिंग आई थी। भाई रीडिंग नहीं होती ना एक आपकी कि भाई इस गिलास में कितना लीटर चीज़ आ सकती है, कितने उसमें आएगी, वो कैलकुलेशन उसके बगैर कहते हैं कि जनाब इसमें तकरीबन आधा किलो, तकरीबन नहीं होता। जब आप सिस्टम एक्यूरेट वो नहीं होते, सारी चीज़ें बनाते हैं कि जनाब मिसाल के तौर पे कि जी कराची को इतने पानी की ज़रूरत है, कराची को इतने मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, कराची को इतने सेवरेज सिस्टम की ज़रूरत है, ये सब बैठ के खुद ही बात कर रहे होते हैं। सिर्फ ये कि यार पिछला अफसर था उसने, या पिछले साल मिसाल के तौर पे कि 100 रुपये का बजट बना था इसकी सफाई के लिए, अब इस साल जो बजट बनेगा यार ज़ाहिर है महंगाई हो गई, अच्छा 135 लिख दो, 135 की डिमांड लिख दो। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई वो नहीं है कि जनाब ये पैसे खर्च हो रहे हैं या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सर मतलब कि ये जो हमें फिगर्स बताई जा रही होती हैं कि इतने फीसद पानी की कमी है या इतना बजट, जो भी पैसों के मामलात होते हैं वो सब गलत होते हैं। देखिए फ़हीम ने एक बात कही ना कि आप अभी ख़रीदना चाहें, आप ये कहें कि मुझे कल तक 1000 टैंकर चाहिए और पानी के, आप ये बताएं कितने में, उसने बोला जी 100 रुपये के हिसाब से होंगे, आपने कहा ये लें पैसे, आपको 1000 टैंकर पूरे हो जाएंगे, तो इसका मतलब पानी की तो किल्लत नहीं है ना। पानी की किल्लत, अगर पानी की किल्लत हो बोलेगा नहीं भाईजान आपको 200 मिल सकते हैं, बाकी तो मुश्किल है, बड़ा मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बस। तो शहरी का जो बुनियादी हक है पानी, कि किसी भी शहरी का, किसी फर्द का, किसी मुआशरे में, रियासत में, तो वो अगर उस शहरी के पास पैसे हैं तो उसको हक मिल जाएगा, वरना वो नहीं मिलेगा। अच्छा इसमें और है, अगर चूंकि हम पानी की बात कर रहे हैं ना, आपके घर में पानी आता है या नहीं आता, वाटर बोर्ड आपको बिल देगा, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, यार कहीं से तो पानी पी रहे हैं ना, जिस तरीके से भी आप पानी पी रहे हैं वो हमारा पानी है, चाहे वो अंडरग्राउंड, वो खरीद के पी रहे हैं, भले कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा। वो कहते हैं हमारा है, आपको घर पे आपके बिल लाजमी आएगा। वो जो ड्रिंकेबल वाटर है जिसका हम पे कर रहे हैं महीने का, उसके भी पैसे हम वाटर बोर्ड को दें। जी भले आपके पास ना आता हो पानी, आप उसके अलावा खरीद भी रहे हो, अब आप उसके पास जाएंगे वो कहते हैं जी अंडरग्राउंड वाटर ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। तो क्या वजह है, वाटर बोर्ड बहुत मासूम है या हम अवाम बड़े मासूम? अवाम मासूम है, आवाम को इस बात का पता नहीं। अच्छा सर एक और सवाल के जितने भी पानी के मंसूबे हैं, जैसे K4 एक बड़ा पानी का मंसूबा है जिसके मेरे ख्याल है 650 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची को मिलना था, उसके मुताबिक वो 13-14 साल हो गए हैं वो डिले का शिकार है, अल्तवा का शिकार है। तो सर ये जो बड़े बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं, इतने साल उसको लग जाते हैं, फिर आबादी उस हिसाब से बढ़ती है, तो 13 साल पहले जो आबादी कुछ होगी अब कुछ है, तो हम इतने डिले हो जाते हैं तो हम उसका फ़ायदा तो नहीं उठा सकेंगे जो भी मंसूबा हुआ। देखिए K4 मंसूबा आप कह रही हैं ना, उसका डिज़ाइन ही अब आगे पता चला 10 साल बाद के वो डिज़ाइन ही गलत है। अच्छा। काम हम कुछ भी नहीं हो रहा। फेडरल गवर्नमेंट एक अच्छा सा बयान देती है, उसका मिनिस्टर आके सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक और बयान आता है कि जनाब ये पूरा डिज़ाइन गलत हो गया, कि 10 जहाँ से साल बाद सप्लाई ख्याल आया जी, सही। और उसके ऊपर जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं हो रही कि भाई किसने डिज़ाइन किया था इसको, अप्रूवल किसने दी थी, क्या हुआ था। 17-18 अरब रुपए पहले इब्तदाई तौर पे उसके अंदर ज़ाया हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। और उस अच्छे खासे पैसे लग चुके थे, वक्त ज़ाया हो चुका है, अवाम पता नहीं उम्मीदें लगा चुके थे, सारी उम्मीदें टूट गई। खैर ये मसाइल जो हैं ये फ़िलहाल तो ऐसे ही हैं, मगर हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम दरख्वास्त करते हैं कि इस हवाले से थोड़ी सी संजीदगी जो है वो टेक्निकल लोगों को बिठाएं, नॉन पॉलिटिकल टेक्निकल लोगों को जो रिटायर्ड हो गए, उनको अब अल्लाह अल्लाह याद आ रहा है बस। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच इम्तियाज़ भाई, आप तशरीफ़ लाए और एक अच्छी गुफ्तगू रही। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तब हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद मैं फ़हीम अब्बास और ज़ारा रज़ा आप देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम न्यूज़ कैफ़े में उन मौज़ूआत पे बात करें जिसके हवाले से किसी न किसी जगह पे हमारी कोई तरतीब बेहतर हो सके या किसी एक सेक्टर पे हम तसहीह के हवाले से बात कर सकें। तो आज भी हमने प्रोग्राम के इस हिस्से के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया वो बहुत अहम है और इस मौजू पे बहुत ही कम बात हमने टीवी पे होती हुई देखी है, प्रिंट मीडिया पे भी बहुत ही कम बात हुई है और वो मौजू है सियासतदान, हुकूमती वज़रा और इनकी अखलाकियात की कमी। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सियासतदान जो है वो आप किसी भी दिन का अखबार पकड़ लें या किसी वक्त की आप खबरें देख लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक दूसरे के खिलाफ किस तरह गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा होता है और इसी के साथ साथ जो है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा होता है। ख़ुद भी तमाशा बन रहे होते हैं और कौम को भी अखलाकी पस्ती की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं और एक ऐसी फ़िज़ा मुहैया कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के दोनों पार्टीज़ के या दोनों तीनों चारों जितने पार्टीज़ के भी जो जितने बड़े हैं जो हुक्मरान हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी आपस में जो है वो दस्तों गिरेबां हो रहे होते हैं। तो ये माहौल सियासत के मैदान में ये बिल्कुल भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि हम किस तरह एक अपना किरदार अदा कर सकते हैं और हमारे सियासतदानों का कौन सा जो रवैया है वो अपनाना चाहिए। इस हवाले से बात करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शुजात बरनी साहब जो कि एक सामाजिक कारकुन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम करते हैं शो में। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और इसके साथ साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब जो कि एक तज्जिया कार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी शो में खुश आमदीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सर आपसे शुरू करती हूँ। सर जिस तरह से अभी फ़हीम ने बताया कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अखलाकियत से गिरी हुई जो बातें करते हैं। सर हर सियासत में जो है इख्तलाफ होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं और उनका जो डिफरेंस होता है जो मतलब सबके नज़रिए डिफरेंट होते हैं उनका भी एहतराम करना लाजिम होता है। लेकिन एक दूसरे पर इस तरह से डायरेक्ट उनके कैरेक्टर पे बात करना या किरदार कशी करना, ये जो हमारे सियासतदानों का रवैया है, चाहे वो हुकूमती वज़रा देख लें या अपोजिशन में जो हमारे वज़रा हैं, अपोजिशन में जो सियासतदान हैं उनकी बात कर लें, दोनों जानिब से ये चीज़ होती है। सर ये हम कौन सा माशरे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल इस वक्त आप जब ओवरऑल चाहे आप मीडिया को देखते हैं, मीडिया के ऊपर जितने भी मुख्तलिफ तरह के सियासी अकाबरीन आके बैठते हैं, जिस तरह के वो डिस्कशन करते हैं, अल्फाज का चुनाव जिस तरीके से आप उनकी तरफ से देखते हैं, असेंबली के अंदर आप जाके देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आप देखें, तो सर्टनली यू फील कि नहीं, बजाय हम बेहतरी की तरफ जाने के हम तो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। अल्फाज के चुनाव की बात आपने जिस तरीके से की है, अच्छा फिर ये सर्टनली ये बिल्कुल पहले इससे होता था, आज से 3, 4, 5 दहाइयाँ पहले चले जाएं तो पर्सनल अफेयर्स, पर्सनालिटीज ये नहीं डिस्कस होती थी। आप सिर्फ सियासत की बात करते थे, सियासी मौज़ूआत की बात करते थे, हुकूमत की बात करते थे, तरक्की की बात करते थे, आगे जाने की बात करते थे। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क के अंदर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कोई एक नहीं, सारी की सारी इन्होंने आपस में हर चीज को मिक्सअप कर दिया हुआ है। अब इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, अब सियासत के अंदर पर्सनालिटीज आ गई, सियासत के अंदर इन लोगों की जो लीडरशिप है वो आ गई। ये अपनी लीडरशिप को डिफेंड करने के लिए ऑल दीज पॉलिटिकल पीपल कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अच्छा सर, आप ये देखें कि जो सियासतदान जितना ज्यादा झूठ बोलता है, जितने ज्यादा झूठे वादे करता है या जितनी हकाइक से हट के बात करता है, उसी को उतना ही बड़ा जो है वो सियासतदान तस्वर किया जाता है और जो मतलब ज्यादा गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल करके दूसरों को जवाब देता है वो ज्यादा बड़ा सियासतदान तस्वर करते हैं हम लोग। ये इसमें अवाम का भी तो कसूर है सारा कि हम उन्हें ये मेयार दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह की सिचुएशन आपको नजर आती है। और इनफैक्ट अगर देखा जाए कि हाँ वक्त के साथ वाकई आप मॉरल्स की बात करते हैं, वो उसके अंदर वो तनज़्ज़ुली आपने जरूर देखी, अपनी सोसाइटी के अंदर देखी है। इट इज नॉट ओनली योर, सर्टनली आप पॉलिटिशियंस को देखते हैं, पॉलिटिशियंस को हमारे लोग आम जिंदगी के अंदर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनका रवैया उस तरह से करने की कोशिश करते हैं। अल्फाज का चुनाव जैसे आपने कहा, अच्छा उसके साथ गुस्सा देख लें। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बात करते हैं
कि नहीं भी आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, यू शुड बी ऑफेंसिव। जब वो ऑफेंसिव होंगे तो अगला ऑटोमेटिकली डिफेंसिव पे चला जाएगा। ये सारी चीज मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, ये पूरी सोसाइटी के अंदर हमारी क्रीपन कर गई है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे बताऊं, हम अक्सर बात करते हैं अपने ही लोगों को, और मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज करते हैं अपने पॉलिटिशियंस को भी। जरा बाहर की दुनिया का मुलाहिजा तो करें। आप जॉर्जियन पार्लियामेंट के किस्से में आपको बताऊं, आप टर्किश पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के नाक फोड़े जिस तरीके से, नाइजीरियन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के एक दूसरे को मारी हैं। जी जी सर, इस हवाले से मैं सर हम बात करना चाहेंगे। अभी एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से शुजात बरनी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनकी भी हम राय लेते हैं और फिर यकीनन हम आलमी जो पॉलिटिक्स है उस बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी, एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सियासतदान, हुकूमती वज़रा और इनकी अखलाकियात के हवाले से। शुजात बरनी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और असद महमूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शुजात बरनी साहब, आपकी तरफ आएंगे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं, जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, चोर चोर से कम कोई बात नहीं होती। इवन हमारे आप ऐवानों में देख लें, हमारी असम्बलीज़ में देख लें, जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है। हुकूमती वज़रा को अगर देखें तो वो अपने मतलब अपनी कारकर्दगी तारीफ़ करना और दूसरे जो गुज़िश्ता हुकूमतें जा चुकी हैं उनको ज़लील करने में ज़रा भी ब्रेक नहीं लगाते। जैसा कि अभी एक रिसेंट ही एक वज़ीर का कहना था कि हमारे दौर में अल्लाह का शुक्र है सिर्फ एक ही ट्रेन हादसा हुआ। मतलब ये एक जुमला, ये बड़ा एक तकलीफ़ दे जुमला है कि आप इस पे शुक्र अदा कर रहे हैं कि एक हादसा हुआ। जब हादसात और सानेहात पर सियासत की जाएगी तो आपको हम किस तरह इन सियासतदानों से नेकी की या अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो ये टॉपिक इतना मज़ेदार है जी कि अब तक किसी भी जगह, किसी भी प्रोग्राम के अंदर इस टॉपिक पर जिक्र नहीं होता। लोग डरते हैं कि यार हम सियासतदानों को कह देंगे, सियासतदानों के पैसों पर ही तो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, उन्हीं के ऊपर चैनल्स चल रहे होते हैं, ये सारे मामला हो रहे होते हैं। अभी आप सामने बैठे हुए, हमें भी डर ही लग रहा है। देखिए, नहीं पता नहीं कि कल हमने आना कि नहीं आना जो आप करने वाले। देखिए बात ये है कि पहले तो हम ये जाने कि सियासतदान है कौन, क्या है क्या सियासतदान। सियासतदान की अगर तशरीह मैं करूँ जी, एक आम शहरी करे, हाँ, तो ये है कि सियासतदान जब तक नहीं बन सकते जब तक कि आपके अंदर झूठ, मुनाफकत, गद्दारी और ऐसी काफ़ी सफात ना हो। मतलब ये तो ट्रेड्स होना सियासतदान नहीं लाजमी बन है सकते। सियासतदान में। क्लियर, मतलब हम तो है। पता करें ना कि सियासतदान अच्छा। है क्या। जी। जब ये तमाम सफात उसके अंदर मौजूद हैं फिर वो सियासतदान बन रहा है। अब जैसे फ़हीम भाई आपने कहा कि यार झूठ बोलकर ही बंदा मिनिस्टर बनता है, जितना आप लारे लपटे नहीं, मैंने दोगे। ऐसे नहीं कहा। सारे- मैंने अभी बोला एक सारे- तस्वर क्या है कि जो ज्यादा झूठ बोलता है, झूठे वादे ज्यादा करता है, झूठ बड़ा बोलता बड़ा है। बड़ा सियासतदान है, अवाम समझते हैं शऊर की कमी है। शऊर की कमी है ना, वही बता रहा हूँ। देखिए वही बात आ गई कि झूठ, मुनाफकत, गद्दारी, ये तमाम चीजें मिलकर जो है वो सियासतदान को जन्म देती हैं। और मुझे ये बताइए कि किस सियासतदान के पास जो है वो एक तालीमी याफ्ता डिग्री मौजूद हो। परवेज मुशर्रफ साहब जब माशाल्लाह से थे, जब उनकी दौरे हुकूमत थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस दौरान उन्होंने बड़ा नेक काम करा। वो ये कि उन्होंने कहा कि भाई जो सियासतदान होगा, जो होगा, उसकी कम से कम इंटर तो होनी चाहिए। बिल्कुल। उसी दौरान इतनी डिग्रियां बनी हैं जाली, मैं तस्वुर भी नहीं करवा सकता आपको। फिर साथ ही साथ एक वज़रा ने कहा असेंबली में खड़े होकर, ऐसी जगह पर जहां पर आप कानून बनाते हैं, डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। तो ये तमाम चीज़ों को मिलाकर सियासतदान तैयार होता है। और सियासतदान जब मुसल्लत किया जाता है जब आवाम खुद गलत होती है। मैं तो क्लियर बात करूंगा, ठीक। वही बात है, जैसे आवाम वैसे हुक्मरान। अब हुक्मरान की अगर हम बात करें तो हुक्मरान है कौन, क्यों है, हम पर क्यों मुसल्लत किए गए। बात यह है कि हुक्मरान अगर चाहते तो हमारे पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जा चुके होते। उनके पास जो पावर्स थी, उनके पास अवाम थी पावर, उन्होंने हमेशा अपने मफादात के लिए उनको यूज़ करा, हमेशा अपने मफादात के लिए उन्होंने। इवन के मैंने प्रीवियस भी एक प्रोग्राम था फ़हीम भाई के साथ, उसके अंदर मैंने बाकायदा ये बात बोली थी कि सिर्फ और सिर्फ भले ही उन दिनों मुल्क में जाकर बैठकर जो है वो सिर्फ वहाँ से एक अल्फाज बोल दिया करते थे, वो सिर्फ एक सियासतदान की बात नहीं हो रही है, ठीक।
ठीक, एक बानी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तमाम बड़े बड़े सियासतदानों जो इस वक्त पार्टीज के सरबराहान है वो सिर्फ बोलते हैं अलिफ, और ये तक कहानी कहां तक बनती है कि यहाँ पे कत्लो गारत हो जाता है। और हमेशा सियासत और सियासतदान हमेशा, ठीक है, हमेशा जो है वो लाशों पर सियासत करता है। आप ये मुझे बता दें कि अभी आपने खुद ही बता दिया ट्रेन के हादसा में उन्होंने सियासत चमकाना शुरू कर दी। सही है, कोई ऐसी बात बताएं जिसके अंदर आवाम के साथ सियासत ना हो रही। ठीक है, ये अखलाकी पस्ती जो है जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अवाम को महज एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी के लिए और वोट के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो है अवाम को उस तरह जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अच्छा कर्नल साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। सर देखें, जो फिजा इस वक्त सियासी फिजा हमें देखने को मिलती है अखलाकी एतबार से, जिस उसके नौजवान नस्ल पे क्या गहरे असरात आपको नजर आते हैं? क्योंकि पहले कॉलेजेस में जो सियासी पार्टियां हुआ करती थी जिनका मकसद मतलब सिर्फ और सिर्फ तालीम हुआ करता था, वो तालीम कम और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी ज्यादा बनता जा रहा है। आप इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? बिल्कुल, जहाँ तक तो सियासी पार्टियों का और फिर उनका रवैया, उनकी बातचीत, उनका ओवरऑल जो जुबान इस्तेमाल करना, खराब जुबान इस्तेमाल करना एक दूसरे के खिलाफ, सर्टली इसको तो बिल्कुल कोई भी, मैं समझता हूँ कि एक पढ़ा लिखा शख्स इसको नहीं ओके रिकमेंड करता कि इस तरह होना चाहिए। बट मैं आपसे फहीम साहब ये जरूर कहूँगा कि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं या यंग जनरेशन की बात करते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ वरी फॉर एवरीबॉडी इन पाकिस्तान कि भी ये हम अपनी नौजवान नस्ल को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि लोग फाइन, अब तो बड़ा ट्रेंड कम हो गया है, लोगों ने टॉक शोज को बड़ा कम देखना शुरू कर दिया है। सही, बट सर्टली इससे पहले जिस तरह टॉक शोज का एक दोषी बोलता था लोग देखते थे, और शाम को ड्रामे छोड़ के सिर्फ टॉक शोज देखा करते थे। और टॉक शोज के अंदर फिर वो अपने पॉलिटिकल लोगों को देखा करते थे कि वो कैसे बोलते हैं, क्या उनका लहजा है, उनकी तालीमी काबिलियत की, जिस तरह अभी बनी साहब ने बात की, और उसी के साथ फिर आप देख लें कि हाँ ओवरऑल जुबान किस तरीके की इस्तेमाल करते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, वो शो ज्यादा कामयाब होता था जिसमें ज्यादा खराब जुबान इस्तेमाल होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, और फिर एंकर को बीच में जब अपना काम वो पूरा करता था तो फिर वो ब्रेक कराया करता था। अब यही सारी चीजें फिर देखना, हम बात अक्सर करते हैं, अच्छा जी पॉलिटिशियंस ये हो गए वो हो गए। पॉलिटिशियंस को हम आप ही वोट देकर आते हैं ना, हम ही इनको इलेक्ट करके लेकर आते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जो पॉलिटिशियंस हो गए या कोई और, आप टीम्स की बात करो, स्पोर्ट्स की बात करें, किसी भी सोसाइटी का एक फेस होता है ना। सो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह सोसाइटी, उनका रवैया या एटीट्यूड या फिर ओवरऑल मॉरल्स हैं, वही सारी चीजें आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आते हैं। चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात करें, एंड माइंड यू इट इज नॉट ओनली द पॉलिटिशियंस की जिनको आप समझते हैं, ठीक है, दे आर गिवन वाई बिकॉज लाइमलाइट के अंदर है, सबसे आसान टारगेट है, हम इनको पकड़ लेते हैं, हम इनके ऊपर हर तरह की बात करते हैं, कुछ का ये जवाब दे पाते हैं, कुछ का नहीं दे पाते। लेकिन अब ये भी मैं जरूर कहूंगा, यहाँ तक तो मैं ये कहने को तैयार हूँ कि यही बड़े सगीर था, और इसके अंदर कायदे आज़म जैसे पॉलिटिशियंस भी गुजरे हैं, पढ़े लिखे, आप इमेजिन करें, उन्होंने जिंदगी में वाकई कभी कोई झूठ नहीं बोला था। और मैं आज भी आपसे कहने को तैयार हूँ, ये जो झूठ बोलने वाले, चीट करने वाले, इल्जाम तराशी करने वाले जो लोग हैं या सियासतदान हैं, उनको ना लोग याद रखते हैं, ना उनको तारीख याद रखती है। लेकिन वो जो सच्चे लोग हैं, दोज हु वर्क फॉर द पीपल, जिनको अपने मुल्क का दर्द होता है, तकलीफ होती है, और जो बेहतरी और भलाई की बात करते हैं, वो हमेशा लोगों के दिलों के अंदर रहते हैं। आप यकीन मानिए, मैं एक तो कायदे आज़म का आपसे नाम दिया, आप मोहम्मद खान जोनिजो साहब के बारे में बात करें, व्हाट अ पर्सनालिटी, टावरिंग पर्सनालिटी दैट जेंटलमैन वाज। सही सर, इसमें बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आपने नाम लिया, और भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस गुजरे हैं जो कि बहुत एजुकेटेड, और उनमें कोई ऐसा बात नहीं थी कि वो झूठ बोलते हों या उनमें गद्दारी हो या वो धोखेबाज हो। तो ये जो हमारी रिवायत पहले तो नहीं थी, लेकिन अब के जो पॉलिटिशियंस हैं, ये रिवायत कहाँ से शुरू हो गई सर, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शुजात बरनी साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं सियासतदान, हुकूमती वज़रा और अखलाकियात की कमी के हवाले से। अच्छा शुजात, आपको क्या लगता है कि
हमारा ये जो सियासत का जो अखलाकी तौर पे जो हमें माहौल नज़र आता है, एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग और जिसमें अखलाकियात का भी ख्याल नहीं रखा जाता है, ये इसकी वजह मतलब अवाम है कहीं कि अवाम को मतलब अवाम तवज्जो ही उन्हीं सियासतदानों पे देते हैं, उन्हीं की बातों को गौर से सुनते हैं जो इस तरह की बात कर रहे होते हैं, जो मतलब दूसरे के खिलाफ इस तरह बढ़ चढ़ के कीचड़ उछाल रहे होते हैं, या मतलब इनकी अपनी सिर्फ ट्रेनिंग होने वाली है, अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है? देखिए बात ये है फ़हीम भाई कि ये सोशल मीडिया जो है वो कभी भी आप पॉजिटिव नहीं दिखाता। अच्छा। मेरी ये एक थिंकिंग है, हमेशा वो चीज़ शेयर होती है, वो चीज़ आगे फॉरवर्ड होती है जो नेगेटिविटी में ज़्यादा है। तो ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है आपका मतलब? बिल्कुल। देखिए आप एक बात मुझे बताएं ना, पहले भी तो ऐवानों में लड़ाई झगड़े होते थे, कुर्सियाँ उठ जाती थी, लान तैन मछली बाजार बना दिया जाता था, ठीक। अब थोड़ा सा मॉडर्न हो गए, वहाँ पे कैमराज लग गए, कैमराज की क्लिप्स बाहर मूव होना स्टार्ट हो गई। एक मुझे बताइए ज़रा सा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बाहर क्यों नहीं आती हैं? मतलब सही है, अदलिया आज़ाद है और हमारे इदारे आज़ाद हैं, लेकिन वह एक हसास जगह पर आप जहाँ पे कानूनदानी होती है, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, वहाँ की वो तमाम लीकेज क्यों फॉरवर्ड की जाती है आवाम के बीच में? पहली बात। दूसरा ये कि मैं ये समझता हूँ कि नेगेटिविटी जितना एक सियासतदान कह लें, कोई वज़रा कह लें, किसी को भी कह लें, जब तक कि वो नेगेटिविटी में नहीं रहेगा, जब तक कि वो स्कोरिंग नहीं कर पाएगा। पॉइंट स्कोरिंग जब होगी जब वो किसी को लान तान करेगा। अभी मुझे बता दीजिए ना कि इस वक्त आपने बताया कि जो हादसा हुआ, उस हादसे के अंदर जो है वो एक लोहे के अंदर लकड़ी के ब्रेक लगाए हुए थे, जो ये हादसा हुआ है। ये सोशल मीडिया पे भी चला, चैनल्स पे भी चला। मुझे ये बताइए कि प्रीवियस जो सियासत जो हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने अपनी जो सीटें थी उनकी, उन सीटों को छोड़कर उन्होंने हमेशा जो है नेगेटिविटी फैलाई है, हमेशा। और मैं ये समझता हूँ, खुल के एक और बात बताऊँ, हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं, ये मेरी बात को बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर इस वक्त और मौजूदा सूरत हाल में अगर हमारे साथ हसास इदारे, हमारी एजेंसीज और हमारे आर्मी के इदारे, अगर इनको मतलब क्या मैं अल्फाज बोलूं, समझा दें, मतलब इनको ना इनको अब तक के अगर इन्होंने ना समझाया, मेरी बात समझिएगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे इदारे हैं वो अगर इनको डंडा ना दे के रखते, और मैं खुल के बताऊं आपको, तो ये पता नहीं पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान बेच के जा चुके होते। ये तो हमारे इदारे हैं जिन्होंने इनको बोल के रखा हुआ है, भाई बस सब सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो फिर बैठे हुए हम। और हमें फख्र है इस बात का, क्योंकि अब तक पाकिस्तान किसी सियासतदान ने नहीं रोक रखा हुआ। भाई ये लोग तो बेच के आ चुके होते। जब आप बात करते हैं कश्मीर, मैं बात खुलने पर आऊँगा तो पता नहीं क्या क्या खोल दूंगा मैं। कश्मीर इस वक्त हमारे पास हमारी जागीर होती, समझ रहे मेरी बात आप? नवाज शरीफ को कॉल गई है इंडिया से कि भाई बाहर आ जाओ, हमने जो है हाथ उठा दिएंगे। उसमें कितने लोगों ने कितनी बातें करी। हमारी आर्मी वहां पहुंची हुई थी, जब इंडिया के आर्मी वहां पे ऑफिसर्स पहुंचे हैं, वो ये बोल रहे थे कि अगर हमारे पास कॉल, अगर इनकी कॉल ना आती और हम कॉल ना करते तो इस वक्त हम कश्मीर को दे चुके होते। अच्छा शायद ये जो कहते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट जब आ रही थी इक़्तिदार में, इन्होंने जब एहतजाज वगैरह किए, तब ये सारी फिजा, ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी वाली और ये नारेबाजी, इल्ज़ामात तो हमेशा जब सियासत आई है, जिसकी हुकूमत आई है, उसने प्रीवियस को ललकारा ही है और इस तरीके से ललकारा है। मैं वही बात कर रहा हूँ, इस वक्त पंजाब के अंदर जो इस वक्त वजीर सेहत है, वो सेहत छोड़कर जो है वो अपनी बातें कर रही होती है। यार इस वक्त देखो पंजाब की हालत, कराची के अंदर देखो, सईद गनी साहब जो है दूसरी जगहों पर पहुंच जाते हैं, तालीम हमारे पास नहीं है, तुम बैठकर जो है दूसरों को ललकार रहे होते हो। यार पहले मुझे ये बताओ, सईद गनी के पास, इनके पास है सियासत की कोई डिग्री है इनके पास? मैं तो सिर्फ एक नाम ले रहा हूं खुलकर, कितने सियासतदान बैठे हुए, कितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स, वज़रा बैठे हुए, उनके पास डिग्री है? मैं तो बोलता हूं भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बीकॉम पार्ट 1 फेल हूं। मैं बोलता हूं, हकीकत बोलता हूं मैं, ठीक है, लेकिन वो लोग किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। देखें शायद भाई, बा इखलाक होने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। वो आपकी तरबियत और बात, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं सर, लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर तालीम नहीं है तो आप भली जितने भी आप आलिम फाजिल हों, बिल्कुल तो बस मेरे अल्फाज ही हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा सर, तालीम जो है वही हमें शऊर देती है और हमें जो है कर्नल साहब ने इस बात पर जो है वो लायमल, मुझे इनका लायमल चाहिए कि मैं हकीकत में बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ सच, कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताएं, मुझे मेरे इल्म में इजाफा होता कि जी सही। कर्नल साहब आपकी तरफ आएंगे, आपने बात की थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी गुजरे हैं हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में और वो बड़े ही एक एग्जाम्पल हैं पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो मैंने बात की थी आप
से कि ये जो रिवायत है एक दूसरे को गालियाँ देने की, ये असम्बलियों में ये ऐवानों में इस तरह के जो बातचीत की जाती है, इवन जो ख़वातीन जो ख़वातीन हैं वहाँ की, उनके ख़िलाफ़ भी बातें इस तरह की जाती हैं, जो कि बहुत एक बुरी बात है, किरदार कशी करना किसी की। तो ये रिवायत कहाँ से और कब शुरू हुई, आपको क्या लगता है सर? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बर्नी साहब को मेरा अक्सर इत्तेफाक होता है सुनने का, माशाल्लाह। जिसको कहते हैं कि अपकमिंग यंग हमारे जो हैं बोलने वाले लोगों में से हैं, और बड़ा सच भी बोलते हैं, और इतना सच भूल जाते हैं टाइम्स के वो दूसरों के लिए काफी तकलीफ भी होता है। बट मुश्किल हो जाता है। सच बोलना चाहिए। बट आई एम श्योर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये और बेहतर होंगे और पॉलिश होंगे। इनकी मालूमात में जब मजीद इजाफा होगा, इंटरनल चीजें जब पता चलेंगी, तो मेरा ख्याल है इनके ख्यालात और जामे, मजबूत और मुदब्बर और मुकम्मल होंगे। मैं तो इसको इस एंगल से लेता हूँ। अच्छा, जहाँ तक आप ये कहते हैं कि अच्छा ये सारी खराबी सियासत के अंदर इन वे शुरू कब हुई, आप ये देखें ना, मतलब अगर 58 से 69 तक आप ले लें, वो जो 11 साल के पीरियड, और उससे बल्कि 47 से आप 58 तक का ले लीजिए, आपने जो अपनी सियासत को जिस तरीके से देखा, आप यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूज टू, जिसको कहते हैं मजाक उड़ाते थे जी कि मैं इस ड्रेसेस चेंज नहीं करता, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर तब्दील होते हैं। सो दैट मीन कि वो जो सही मानों में जो एक सियासी बुर्दबारी, रवादारी, तहम्मुल, वो डेप्थ जो होनी चाहिए थी आपकी सियासत के अंदर, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े बड़े लोग थे उस वक्त सियासत के अंदर, बट इसके बावजूद भी वो चीज हमारी सियासत के अंदर ना आ सकी, और नतीजा ये निकला कि 69 बल्कि 71 तक आप ये कह सकते हैं कि वो जो मिलिट्री रूलर्स ने आके मुल्क को चलाया। अच्छा, फिर 73 से 77 तक, ये 72 से 77 तक भुट्टो साहब ने भी जिस तरीके से सियासत की, ठीक है, वो मतलब लोगों के कहते हैं नब्जों पे हाथ रखते थे, पंजाब में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। बट इसके बावजूद भी जिस तरीके से एक रियल लीडर होता है जो कि मुल्क में तमाम लोगों को साथ लेके चलता है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड भी उसी तरह का था, फ्यूडलिज्म वाला था, और पावर अपने हाथ में रखने वाली बात आती है। अच्छा, वहां तक तो चले, फिर भी चला, लेकिन जो खराबी शुरू हुई वो तो हुई, फिर आप इसको कह लें जब 88 के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई। बिल्कुल मुझे कहने दीजिएगा, इट्स नॉट कि ये रवायत खराबी जो शुरू हुई वो शुरू हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से शुरू हुई है। आप देखें, चाहे जैसा भी है, कि अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये उनकी वालिदा हैं, सियासत के अंदर मौजूद हैं, सियासत के अंदर आप हर तरह के बयानात देखते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो अगर खवातीन थी और उन्होंने कोई बयानात दिए और उनको लेट डाउन करने के लिए उनकी गैर अखलाकी तस्वीरों को जिस तरीके से फेंका गया हेलीकॉप्टर से, मतलब ये खासा जो है ये डेफिनेटली नून को जाता है। और सियासत के अंदर मैं समझता हूँ कि खराब अल्फाज का इस्तेमाल करना, इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा एक येलो टैक्सी का बड़ा आपने तस्करा सुना था, एक ट्रैक्टर ट्रॉली का भी तस्करा सुना। सो अनफॉर्चुनेट कि भाई हम खराबी के लिए हम सिर्फ औरतों के को किस तरीके से क्यों गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए क्यों गलत अलकबात एक लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। तो और फिर अब इसके बाद हुआ ये, आखिरी पैगाम का वक्त है, बस कुछ जुमलों में उसे खत्म कीजिए, प्रोग्राम का वक्त अपने इस्लाम की तरफ आ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब ही जिम्मेदार हैं, आंसरेबल है अपने मुल्क के लिए, हम सब के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारियां, हम आजाद फजा जिंदगी के अंदर सांस ले रहे हैं। पिछले दिनों आपने गजा के ऊपर बमबारी होते हुए देखी है और उनके वो प्लाइट देखी है। मैं ये समझता हूँ कि इट इज नॉट ओनली द पॉलिटिशियंस, हम सब की जिम्मेदारी आती है कि हम अखलाकियात का बेहतर मुजाहरा करें, हमारी जुबान अच्छी होनी चाहिए, हम अपने मुल्क के लिए आगे लेके चले। पीपल शुड बी एबल टू कोट कि हाँ, पाकिस्तान के लोगों को देखें किस तहम्मुल, रवादारी और बर्दाश्त के साथ जिंदगी गुजारते हैं। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, शुजात साहब, बेहद शुक्रिया। और वाकई आज के मौजू के अख्ताम पे हम सिर्फ यही कहेंगे कि हमारी जमहूरियत